दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण खंड पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट पेट आदि के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है कि चमोली के रैड़ी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, तो ये किसके नेतृत्व में? सही उत्तर है गौरा देवी के नेतृत्व में और ये चिपको आंदोलन था। अगला प्रश्न है, जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है वो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो उत्तर है उष्णकटिबंधी वर्षा वन। दोस्तों उष्णकटिबंधी वर्षा वन में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि अधिकतम पादप विविधता यानी पौधों की अधिकतम विविधता वैरायटी कहाँ पाई जाती है? तो आप जान लीजिए उष्णकटिबंधी सदाबहार वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पादप और जंतु विविधता पाई जाती है किसमें? तो उष्णकटिबंधी वर्षा वनों में सर्वाधिक पादप और जंतु विविधता दोनों ही पाई जाती है। एक और प्रश्न है कि यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाना सही होगा? तो उत्तर है चंबल नदी। चंबल नदी में घड़ियाल प्राकृतिक आवास में या प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में यदि एक कछुए की जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो उत्तर है इसका अर्थ है कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। अगला प्रश्न है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन रहने के सिवाय जिस प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता तो उनमें याद रखिएगा घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस, ये सभी वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित हैं और इनको जो है शिकार इनका नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं तो ये जंगल की आग है और झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? तो आप जान लीजिए जो सुरक्षित वन होते हैं उनमें बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, इसीलिए जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है ताकि बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगला है, भारत का वह राज्य जहां सबसे पहले मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था तो झारखंड राज्य में। और जनवरी 2018 में भारत के जिस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता या भाई बहन बनाने की मंजूरी प्रदान की है तो ये सिक्किम राज्य में। याद रखिएगा सिक्किम में जनवरी 2018 में लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट में ऐसे क्षेत्र में जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं और भारत के पश्चिमी घाट में ये वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें विषुवतीय वनों में ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता होती है जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व होता है और अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता ये विषुवतीय वनों की विशेषताएं हैं।
अगला है विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर वर्षा होती है कितनी, तो याद रखिएगा ऐसे क्षेत्र जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर विषुवतीय वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो विषुवतीय वनों में। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन के लिए न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना है, तो ये 33% है। यानी भारत में भारत में 1/3 क्षेत्र जो है वन होना चाहिए वनाच्छादन के अंतर्गत जो है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन बनाए रखे जाने का लक्ष्य है, तो 1/3 यानी कि 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है तो राष्ट्रीय उद्यान वन संवर्ग में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है वनों को वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में जो वनों का वर्गीकरण है वो संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि के अंतर्गत किया जाता है और ये वर्गीकरण राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना किया गया है, तो पहले ये समय 20 वर्ष था, अब 5 वर्ष कर दिया गया है। तो याद रखिएगा 2016 में जो कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर 20 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट यानी द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है कितने वर्ष पर, तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, तो नगरीकरण निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। और देखिए जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं उनको किस प्रकार के संसाधन कहा जाता है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर मुक्त करते हैं क्या, तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को किन समूहों में विभाजित किया जा सकता है, तो आप देखिए संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन और स्टॉक संसाधन के रूप में प्राकृतिक संसाधनों को विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन सत्य हैं परंतु कारण ए का कारण नहीं है। देखिए तो प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं और भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। और किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उत्पादन पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा कथन सत्य है लेकिन कारण जो है कथन का जो है कारण एक का कारण नहीं है यानी स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है जो एक क्षेत्र में स्थित है और भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं उन्हें कौन से संसाधन कहा जाता है, तो ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। अगला है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया गया है और जिनका वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है उसे किस प्रकार के संसाधन कहते हैं, तो ऐसे संसाधनों को वास्तविक संसाधन कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण संसाधन है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है क्या, तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारणों में उनके प्राकृतिक आवासों का विनाश और अवैध शिकार है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण यानी NRSA प्रणाली से चिन्हित वह भूक्षेत्र जो वास्तव में वनाच्छादित होता है क्या कहलाता है, तो इसको वनावरण कहा जाता है। अगला है कि मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः होता है किसके सहारे,
तो याद रखिएगा मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास अधिकांशतः तटीय क्षेत्र या जो हमारे नमकीन पानी वाले समुद्री क्षेत्र हैं उनके किनारे मैंग्रोव या गरान वनस्पतियों का विस्तार पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव या ज्वारी वन मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर, तो सुंदरवन में, और ये डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं और इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। किन वनों को, तो याद रखिएगा ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेश और समुद्र के ज्वार वाले भाग में होते हैं और इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में विशेष रूप से किस प्रकार के वृक्ष हैं, तो जो मैंग्रोव वनस्पति जो सुंदरवन में पाया जाता है इसमें सुंदरी वृक्षों की अधिकता है, इसीलिए इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है कहाँ पर, तो गोवा में है। भारत में मैंग्रोव वन, सदापानी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है कहाँ पर, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापानी वन और पर्णपाती तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है, तो झूम कृषि या स्थानांतरणशील कृषि के कारण नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1972 में। और देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में किसी पौधे को रखने का क्या तात्पर्य है, तो उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस आवश्यक है, यानी जो पौधा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में शामिल है उसकी खेती के लिए लाइसेंस या परमिट आवश्यक है। अगला है वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था कौन सा अधिनियम, तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला है भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1980 में। और भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर 1980 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है। और इसी तरह वन अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून उत्तराखंड में है। और एक प्रश्न कि वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून में कब की गई थी, तो अंग्रेज़ों के समय में 1906 यानी 1906 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना की गई थी। अगला है पर्यावरण से संबंधित है, तो याद रखिएगा विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान और भारतीय वन्य जीव संस्थान ये सभी पर्यावरण और उसके संरक्षण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग कौन है, तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला प्रश्न है JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फाइनल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये फाइनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जीव प्रजातियों की संख्या का भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये 7.28% जीव विविधता विश्व की प्रजातियों की भारत में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो व्हेल शार्क है। और ये भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है, ये 50 फुट तक लंबी हो सकती है, तो ये व्हेल शार्क है। अगला प्रश्न है कि WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर क्या है, तो ज्वाइंट पांडा है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलुरोपोडा मेलानोलूका है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जो है मिश्रित वनों में मिलता है। ये कौन है, तो ये है जायंट पांडा। गैवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं कहाँ पर, तो गंगा और इसकी सहायक नदियों में गैवियलिस यानी घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल एक प्रजाति है किसकी, तो घड़ियाल जो है क्रोकोडेलिया यानी मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है भारत में पाए जाने वाला मगरमच्छ और हाथी क्या है, तो ये संकटापन्न जातियों के अंतर्गत शामिल हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, तो ये वन या वृक्षों की कटाई के विरुद्ध था।
और चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, ये चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। कब? तो 1970 के दशक में। और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर के बीच भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। विश्व संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो याद रखिएगा 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कथन है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीकी संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण है कि वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो सही है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो शैक्षिक और शोध संस्थाओं, वन और वन्यजीव अधिकारियों तथा वन्यजीव संरक्षकों को राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो वर्ष 1992 में राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन एक प्रभावी स्पीसीज है, कहाँ पर? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन नहीं बल्कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत में बांस, शीशम, चंदन इत्यादि व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। किसमें? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में बांस, शीशम, चंदन आदि जो प्रजातियां हैं ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको अमेजन वर्षा वन कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर क्या मुक्त करती है? तो उत्तर है ऑक्सीजन मुक्त करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहाँ से? तो अमेजन वर्षा वनों द्वारा। और वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सर्वाधिक है? तो एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन कहते हैं। तो याद रखिएगा, मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है और ऐसे क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अगला है कि समाचारों में कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स क्या हैं? तो दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष की प्रजाति है रेड सैंडर्स। अगला है, इसका वैज्ञानिक नाम टोरोकार्पस सेंटेनिलस है। ये पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा और शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाई जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? तो ये रेड सैंडर्स या रक्त चंदन कहलाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक वन और वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1 जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।